गुड डे फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली एक असाइनमेंट में बिजी हो गया था और इतना बिजी हुआ कि समय ही नहीं मिल पा रही थी। तो आज बहुत मुश्किल से समय निकाल करके फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आऊँ। क्योंकि जेपीएससी झारखंड का जो एग्ज़ाम है, हमारा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन अगर आप लोगों ने कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो आप काइंडली उनको अब उसमें जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं जेपीएससी का साइट पे जा करके। इस बार जो टोटल वैकेंसी निकाला गया थोड़ा सा ज़्यादा है, 342 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें एक थोड़ा सा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज को लेकर के, वो मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि उसमें देखिएगा जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो स्टूडेंट के लिए जो एज रखी गई है वो नॉर्मली 35 ईयर्स होती है। ठीक है। अभी अगर आज के डेट में अगर आप देखिएगा कि किन्हीं का एज 35 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है तो क्या वो फिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी फिल कर सकते हैं। देखिए, ये जो न्यूनतम एज का जो डेट एक पकड़ा गया है ना, जो रखा गया है, वो 1 अगस्त 2017 से रखा गया है। इसका मतलब कि 1 अगस्त 2017 के पहले तक में उनका उम्र 35 साल होना चाहिए मैक्सिमम, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि भाई 1 अगस्त 2017 में जिनका उम्र 35 था, आज के डेट में जब 6.5 साल के आसपास बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है वो 40 को भी क्रॉस कर चुके होंगे। तो क्या वो फिल कर सकते हैं? बिल्कुल फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको आज का डेट नहीं पकड़ना है, उनको पकड़ना है 1 अगस्त 2017 का डेट को। ठीक है, ये मैक्सिमम के लिए। और मिनिमम जिनका उम्र पकड़ा जाता है कि भाई इतना कम से कम जो उनको होना है, वो 1 अगस्त 2024 पकड़ा जा रहा है। ठीक है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो एग्ज़ाम का सॉरी ऑनलाइन एप्लीकेशन का अप्लाई का जो डेट है, वो 1 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है और 29 फरवरी 2024 तक रहेगा। तो अगर आपकी कोशिश है कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, तो आप काइंडली जा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके पीछे लग जाइए। और हम लोग जो इस वीडियो से आज से जो हम लोग शुरुआत करेंगे, वीडियो बाय वीडियो हम लोग देखेंगे आगे भी। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो रहेगा ना, वो रहेगा झारखंड में आदिवासी एक सामान्य परिचय। ये एक्चुअली जनजाति सभ्यता और संस्कृति के अंदर में आता है। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जनजाति सभ्यता संस्कृति के अंदर में पहला हम लोग ये इसको कवर करेंगे। हम लोग ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव टॉपिक्स दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें एक जैसे इस वीडियो खत्म होगा ना, तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग जैसे इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के सदान, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है। झारखंड में आदिवासी एक सामान्य परिचय। ठीक है। अभी झारखंड की पहचान एक आदिवासी बहुल राज्य से होती है। अभी जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि झारखंड में आदिवासी एक्चुअली ये झारखंड स्टेट आदिवासियों का ही है। वो अगर आप देखोगे कि भारत के इंडिपेंडेंस आज़ादी के पहले से भी वो लगे हुए हैं, काफ़ी पहले से लगे हुए हैं, तभी जा करके 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बन पाया था। झारखंड यह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त 32 जनजातियां निवास करते हैं, जिसमें से 8 जनजाति आदिम जनजाति है, मतलब जो बहुत पुराने जनजाति हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 32 जनजाति है, जिसमें से 8 जो है वो आदिम जनजाति के दर्जा रखती हैं। अर्थात ये जनजाति सबसे प्राचीन काल से यहाँ पर निवास कर रही हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत पुरानी जनजाति हैं। 8 जनजाति आदिम है। तो 8 में से अगर 32 में से 8 हम हटा देते हैं, तो जो नॉर्मल हमारा 24 रहता है वो आदिम नहीं है, लेकिन वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति में आती हैं। झारखंड में निवास करने वाले सबसे प्राचीन जनजाति, देखिए ये पहले के भी जेपीएससी के क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड में निवास करने वाले, वो कौन है, तो वो असुर है। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद बिरजिया, ये आप सीक्वेंस में देख के चलिए। सबसे पहले आप असुर को मानिए। ठीक है। उसके बाद आ रहा है बिरजिया, फिर आ रहा है बिरहोड़ जैसी जनजाति यहाँ अपना आवास बनाई। बिरजिया, बिरहोड़ और तथा खड़िया जनजाति के लोग कैमूर की पहाड़ी से निकलकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। कहाँ से आए थे ये? कैमूर की पहाड़ी के से निकलकर। देखिए, यहाँ कहने को ऐसा होता है कि कैमूर की पहाड़ी से निकल करके, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो क्या है कि वो कैमूर का पहाड़ी जिस एरिया में बिलोंग करता है, उस एरिया से लोग वहाँ आकर के छोटा नागपुर में आकर के बसे हैं। ये सभी पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए खास करके आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। 600 ईसा पूर्व में मुंडा एवं हो जनजाति के लोग झारखंड में प्रवेश किए तथा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। देखिए, मुंडा और हो, ये जो दो जनजाति है ना, ये लोग आप जब देखोगे ना, तो ये लोग का जो
राज्य व्यवस्था करने का जो प्रणाली था ना, जिसको हम लोग गणतंत्रीय प्रणाली बोलते हैं, ये काफ़ी पुराना है। तो हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में इनके वो गणतंत्रीय प्रणाली के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या था और कैसे वो होता था, ठीक है। उरांव जनजाति का छोटा नागपुर में प्रवेश बख्तियार उद्दीन खिलजी के साथ 13वीं सदी में हुआ। 1206 मतलब 13वीं सदी में हुआ। इसके अलावा संथाल जनजाति का मजबूत संकेंद्रण भी समय के साथ झारखंड में हुआ। परिणामतः झारखंड को आदिवासी राज्य के रूप में मान्यता मिली, ठीक है। ये सब तो बेसिक सा पॉइंट हुआ। यहाँ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ये पॉइंट कर सकते हो। वर्तमान में झारखंड में 26.20% आबादी जनजाति है। अगर टोटल अगर 100 है तो उसमें से 26.20 ये जनजाति है, इसके स्केड्यूल ट्राइब में आते हैं ये लोग, ठीक है। और ये झारखंडी समाज का सर्वाधिक पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग है। तो आप समझ सकते हैं यार कि मतलब इनके लिए एक्चुअली रिजर्वेशंस कितनी ज़रूरी है ताकि ये भी मेन स्ट्रीम में आ सके, ठीक है। तथा इनमें ईसाई धर्मांतरण की प्रवृत्ति भी तीव्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जिस कारण शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का जनजातीय क्षेत्र में अभाव है, जाहिर सा बात है, ठीक है। आगे क्या है, झारखंड की 32 जनजातियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। तो 32 जनजाति में हम लोग जो इम्पोर्टेंट जनजाति है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं संथाल को। संथाल बेसिकली जो हमारा संथाल परगना का जो क्षेत्र है ना, संथाल परगना का क्षेत्र, वहाँ पर निवास करती हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर देखिएगा तो ये काफ़ी दूर तक आपको मतलब एक होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में ये आपको दिखेगा, ठीक है। यह झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सर्वाधिक देखिए झारखंड में सबसे नंबर 1 अगर जनसंख्या कौन है तो वो संथाल है। और अगर पूरे इंडिया में देखा जाए कि कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप काइंडली मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंडिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है। झारखंड में तो हमने देखा कि वो संथाल है, इंडिया में कौन सा है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अभी देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इन्होंने भी कंफर्म कर दिया है, स्मरण रहे कि आबादी की दृष्टि से प्रथम स्थान गौड़ का है और दूसरा स्थान भिल का है। मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे जो सबसे बड़ा जनजाति है वो गौड़ है, और उसके बाद में भिल आता है, और उसके बाद में हमारा संथाल आता है, ठीक है। तो ये सभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। राज्य की कुल जनजातीय आबादी में संथाल आबादी का प्रतिशत 35 है। मतलब हमने देखा कि 26.20 टोटल आबादी हमारे राज्य की जनजातीय आबादी है, और इस टोटल 26.20 में से भी जो 35% है वो संथाल है। मतलब आप समझ सकते हो कि संथाल का एरिया पॉपुलेशन वाइज कितना बड़ा है। संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र संथाल परगना कहलाता है। जाहिर सी बात है, जो संथाल जहाँ पर रहते हैं उनका निवास क्षेत्र संथाल परगना कहलाता है, ठीक है। संथालों का मूल निवास स्थान पश्चिम बंगाल था, जहाँ इन्हें लाओता कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका मूल निवास स्थान पश्चिम बंगाल था और इनको यहाँ पर लाओता कहा जाता था। इस जनजाति की प्रजाति प्रोटो एस्ट्रोलॉयड है। देखिएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो प्रजाति है ये प्रोटो एस्ट्रोलॉयड से आती है। प्रोटो एस्ट्रोलॉयड होती है, द्रविड़ होती है। तो कुछ जनजाति आपको द्रविड़ से आती हुई दिखेगी, कुछ जनजाति आपको प्रोटो एस्ट्रोलॉयड से आती हुई दिखेगी, जिनमें बी ब्लड ग्रुप की बहुलता है। मतलब इसमें बी ब्लड ग्रुप अपने को बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है इस जनजाति में, ठीक है। झारखंड में संथालों का विस्तार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, लातेहार, पलामू एवं रांची क्षेत्र में भी हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या होता है। संथाल की राजनीतिक व्यवस्था मांझी परगनेत व्यवस्था कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मांझी परगनेत व्यवस्था कहलाती है क्या? संथाल की राजनीतिक व्यवस्था को मांझी परगनेत व्यवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, एक मांझी, दूसरा परगनेत, ठीक है। अभी देखिए इसके दोनों को हम लोग समझते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। तो ये जो मांझी शब्द हो गया, ये मांझी शब्द यहाँ से आ गया मांझी परगनेत में। जबकि 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनाया जाता है। तो ये जो परगना हुआ, ये परगना से आ गया परगनेत। इसका मतलब हो गया कि ये मांझी परगनेत व्यवस्था, मतलब कि जब एक गांव
जिसका मुखिया मांझी है, और 15 से 20 गांव को मिलाकर के परगनेत बनता है, जिसका प्रधान परगनेत कहलाता है। उसको परगना बोलते हैं, उसको प्रधान को परगनेत कहलाता है। मतलब ये टोटल का टोटल जो इनका राजनीतिक व्यवस्था है, ये मांझी प्लस परगनेत से ज्वाइंट होकर के बन रहा है, इसलिए इसको मांझी परगनेत व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये गांव के बीच विवाद का निपटारा करती है। जाहिर सी बात है, अगर एक गांव है तो वो तो कई गांवों के बीच का निपटारा कर नहीं सकती है। तो अगर कम गांव है, जब ज़्यादा गांव है, तो उसमें गांव के बीच अगर कुछ कुछ विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा ये लोग करते हैं। ठीक है, परगनेत का प्रमुख दिशुम कहा जाता है। फिर अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परगनेत का प्रमुख दिशुम कहा जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह जनजाति 12 गोत्र में विभाजित है, याद रखिएगा। तो संथाल जनजाति है वो 12 गोत्र में विभाजित है, जिसमें सोरेन, हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम आदि प्रमुख है। संथाल समाज का हड़, जिसको वर्ग कहते हैं, में विभाजित है, सॉरी चार वर्ग में विभाजित है, किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरुड़ी। ठीक है, ये अभी हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, ये यहाँ देखिए, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा ना, ये पॉइंट्स खास करके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल जनजाति में विवाह एक प्रमुख संस्कार है। ये प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बहुत तरह के विवाह होते हैं संथाल समुदाय में, तो किस तरह के विवाह को क्या कहा जाता है वो सब याद रखिएगा। यहाँ पर ये पहले याद रखिए कि जो अंतर विवाह होता है इसमें, ठीक है। दूसरा, समगोत्र विवाह वर्जित है, मतलब समगोत्र विवाह नहीं हो सकता है, वर्जित है वो। तीसरा, बाल विवाह भी नहीं हो सकता है, चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकता है। विधवा विवाह प्रचलित है, बहुत ही अच्छी बात है, विधवा विवाह प्रचलित है। और तलाक प्रथा मौजूद है, भाई तलाक भी होते हैं। ये तो हुआ। अभी विवाह के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से 8 प्रकार है, इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जिसको बोला जाता है, देखिए विवाह को यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बापला कहा जा रहा है। विवाह को बापला कहा जा रहा है। अभी बापला का जो सामने का नाम है वो हर तरह तरह का विवाह में चेंज होता जा रहा है। जैसे कीरिंग बापला। कीरिंग बापला किसको कहा जाता है, यह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जो अगुआ के माध्यम से माता पिता करते हैं। अरेंज मैरिज, जो अगुआ होते हैं, आप लोग भी देखते होंगे घर में अगुआ रहते हैं भाई, वो कहीं से रिश्ता लेकर के आते हैं, अपने कहीं से रिश्ता लेके जाते हैं। तो जो सबसे कॉमन सा मैरिज होता है, जो अरेंज मैरिज होता है, उसको कीरिंग बापला कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सदाई बापला। सदाई बापला का मतलब क्रय विवाह। ठीक है। उसके बाद गोलाइटी बापला, विनिमय विवाह, एक्सचेंज, परचेज। ठीक है। सांगा बापला, विधवा विवाह। जवाई बापला, सेवा विवाह। निर्बलोक बापला, हट विवाह। इतूत बापला, प्रेम विवाह। और दिलीप बापला, हट विवाह। ठीक है, मतलब ये देख रहे हैं कि 8 तरह का विवाह है और उसका अलग अलग नाम क्या है। ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है। संथाल में दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा एक्चुअली बहुत कम आपको समुदाय ऐसे मिलेंगे जहां पर दहेज प्रथा नहीं है, क्योंकि दहेज एक्चुअली सभी जगह भी फैला हुआ है। परंतु वर पक्ष द्वारा कन्या को दिया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वर पक्ष द्वारा कन्या को दिया जाता है। रिवर्स, नॉर्मली हम लोग कॉमन सेंस में क्या देखते हैं कि भाई दहेज, इसका मतलब कि जो मेल होते हैं उनको मिलता है किनसे, जो फीमेल होते हैं उनके फैमिली मेंबर से। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वर पक्ष है, जो मेल है, वो लोग पेमेंट करते हैं फीमेल फैमिली को। ठीक है, कन्या पक्ष को, जिसे पौन कहते हैं। याद रखिएगा, इसको पौन कहते हैं। संथाल समाज में सबसे कठोर दंड बिटलाहा दंड, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दंड के रूप में होता है। सबसे कठोर दंड बिटलाहा अर्थात सामाजिक बहिष्कार कहते हैं, कि भाई उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। कोई भी उनसे बात नहीं करता, कोई उनको रहने नहीं देता वहाँ पर। आपको बाहर जाके कहीं रहना तो आप रह सकते हैं। यह सजा निषेध यौन संबंध स्थापित करने पर दिया जाता है। ठीक है, निषेध यौन संबंध अगर कोई स्थापित करते हैं तो उनको ये सजा दे दी जाती है, उनको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। संथालों के युवा गृह पद्धति को घोटुल कहते हैं। युवा गृह पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए चीज़, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। देखिए, इनमें एक चीज़ क्या बहुत अच्छा चीज़ है ना, कि जब ये इनके जो लोग होते हैं,
जब यंगस्टर्स जो होते हैं, जो ठीक अपने 8 साल 10 साल को क्रॉस करने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है कि आगे आने वाला समय में उनको समाज में किस तरह से रहन सहन करना पड़ सकता है, कैसे रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ आपको संथालों में ना बहुत अच्छी चीज़ ये सब देखने को मिलती है। तो ये इसका जो युवा गृह होता है उसको घोटुल कहते हैं। घोटुल का संचालक जोग माझी होता है। ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से संथाल मूल्यतः कृषक हैं। जो संथाल है ये मूल्यतः कृषक है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, परंतु बुनाई कार्य भी इन्हें बहुत अच्छा से आता है। ये लोग बुनाई कार्य भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनका प्रमुख पेय पदार्थ चावल से निर्मित हड़िया है। होता है ना भाई, बहुत कोई अगर फंक्शन होता है, ओकेजन होता है, तो उसमें कुछ पीने के लिए जो एक आइटम रहता है वो इनका बहुत ही प्रमुख है। वो है चावल को 2-3 दिन तक रख करके उससे फिर बनाया जाता है, उसको हड़िया बोलते हैं। इसमें नशा भी होता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संथालों का सबसे प्रमुख त्योहार सरहुल है, जो झारखंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। सरहुल, ठीक है। सरहुल, कर्मा, सहरोई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम लोग हमारे आने वाले वीडियोस में सबको भी देखेंगे। सरहुल है, तथा साथ ही कर्मा, सोहराई, एरोक, हरियाड, बाहा बा बंदना भी इनके प्रमुख त्योहार हैं। सोहराई पर्व फसल की कटाई के अवसर पर एवं एरोक बीज बुनाई के, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अपोजिट है। सोहराई जो मनाया जाता है फेस्टिवल, जिस टाइम पे फसल की कटाई की जाती है उस टाइम पे मनाया जाता है, और जो एरोक होता है वो जिस टाइम पे बीज को बोया जाता है उस टाइम पे मनाया जाता है। ठीक है। संथालों का सबसे मशहूर चित्रकला जादू पटिया कहलाता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जादू पटिया नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन याद रखिए, रखा जा सकता है याद। संथालों की भाषा संथाली है, कॉमन सा है, जो ओलचिकी लिपि में लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको भले संथाल की भाषा संथाली ये याद रहे चाहे नहीं रहे, वो तो आप याद कर ही लोगे। किस लिपि में लिखा जाता है उसको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलचिकी लिपि में लिखी जाती है, जिसका आविष्कार 1941 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। 92वां संविधान संशोधन 2030 में होता है। 92nd अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 2003 के तहत, संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया। याद रखिएगा, संथाली भाषा हमारे 8th शेड्यूल में है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें है। 92nd अमेंडमेंट करके उसको इस भाषा को उसमें ऐड किया गया था, और ये झारखंड में शामिल होने वाली एकमात्र जनजातीय भाषा है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है संथाली भाषा को। धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो धार्मिक दृष्टिकोण से संथालों का मुख्य देवता सिंगबोंगा या फिर ठाकुर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगबोंगा कहलाते हैं जो उनके भगवान होते हैं, या ठाकुर भी कहीं कहीं पे कहे जाते हैं, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। कि भाई इनका यही मानना है कि सृष्टि को इन्होंने ही बनाया है, सिंगबोंगा ने, जिनको ठाकुर भी कहा जाता है। दूसरा स्थान मरांग बुरु का होता है, मरांग बुरु को प्राप्त है, जबकि ओडांग बोंगा गृह देवता के रूप में, आप लोग सभी कोई देखते होंगे कि हमारे घर में भी एक गृह देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं। तो जो संथाल होते हैं उन लोग अपने कुल देवता, गृह देवता को ओडांग बोंगा के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। इनके धार्मिक पुजारी को नायके कहा जाता है। जो धार्मिक पुजारी होते हैं नायक कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ पर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो सभी को बोल्ड में किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपना तैयारी कीजिएगा। इनमें शव को दफनाने एवं जलाने दोनों की पद्धति की जाती है। दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। ठीक है। क्योंकि उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज लोग आकर के बहुत सारा कन्वर्सन्स कर दिए थे ना, तो इसमें जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो लोग नॉर्मली दफना देते हैं, और जो अपने मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए थे, जो हिंदू धर्म में ही रहे थे, वो लोग उसको फिर जलाने के लिए शव को जलाने का काम करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियां। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से बहुत सारा हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, झारखंड में कुल जनजाति की संख्या कितनी है? अभी हम लोग पढ़े थे, कितनी है बताइए? 32 हम लोग देखे थे। ठीक है। झारखंड में प्रमुख जनजातियों की संख्या कितनी है? प्रमुख जनजातियों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो प्रमुख जनजाति कितना? देखिए, आदिम जनजाति जो था वो 8 था, ये हमारा नेक्स्ट का आंसर हो गया।
तो 32 में से 8 चला गया तो 24 हमारा प्रमुख जनजाति हो गया। ठीक है, इसका आंसर भी 8 हो गया क्योंकि आदिम जनजाति 8 है। बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर जैसी जनजाति है। ये कौन सी जनजाति में आती है भाई? क्योंकि देखिए जो जब हम लोग इसको शुरू में देख रहे थे तो हम लोग बोले कि असुर जो है वो सबसे पहले आया था। हम लोग बिरजिया को भी देखे थे, पहले आया था। तो जब ये सब सबसे पहले आया तो ये सब आदिम जनजाति में होगा। तो ये सब जब आदिम जनजाति में है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा आदिम जनजाति इसका आंसर होगा। अगर ये सब नहीं रहता, संथाल वगैरह कुछ रहता, तो फिर हमारे प्रमुख जनजाति में वो आता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हमारा हो जा रहा है आदिम जनजाति। झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति समूह से है? मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोटो एस्ट्रोलॉयड है, कुछ आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोलॉयड है, कुछ आपको देखने को मिलेगा द्रविड़ है। जो अभी हमने संथाल को देखा, संथाल प्रोटो एस्ट्रोलॉयड्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आ रहा है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति से, किस समूह से है? तो जो अधिकांश प्रजाति है ना वो प्रोटो एस्ट्रोलॉयड ग्रुप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग आते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में जनजातीय आबादी कितनी थी? झारखंड में जनजातीय आबादी कितनी थी 2011 के जनगणना के हिसाब से? तो देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर 86, 45, 42 रहेगा। देखिए इन सभी को जहाँ कुछ एक क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको फिगर्स और फैक्ट्स रहेंगे, उनको अगर पॉसिबल है तो आप उसको याद रख लीजिए कि 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में जनजातीय आबादी कितनी थी? 86, 45 और 42। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड की कुल आबादी के कितने प्रतिशत जनजाति निवास करते थे? अभी थोड़ा देर पहले जब हम लोग सब्जेक्टिव पॉइंट्स को कवर करते थे उसमें हम लोग देखे थे कि टोटल झारखंड में जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 26.20% ये हमारा जनजाति है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है झारखंड की कुल जनजाति आबादी का कितना प्रतिशत गांव में निवास करती है? ऑप्शंस है देखिए 80, 86, 91 या 94। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा ये हमारा एक आंसर है 91। मतलब ज़्यादातर जो जनजाति आबादी है वो गांव में ही तो निवास करती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर है 91%। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके तरफ में। हाँ ठीक है, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी, 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी क्या कितना प्रतिशत जनजाति शहर में निवास करते हैं? अभी 100 अगर आपका गांव में टोटल है जिसमें से 91 आपका विलेज में रहता है तो 9% आपका शहर में रहता है, सिटी में रहता है। तो यहाँ पर जो शहर पूछा जा रहा है ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। भाषा के आधार पर झारखंड की जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? भाषा के आधार पर झारखंड की जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भाषा के आधार पर झारखंड की जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अधिकांश जनजातीय भाषाएं की समूह क्या है? अधिकांश जनजातीय भाषाएं की समूह क्या? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसको देखे हैं ना कि भाई कुछ द्रविडियन होते हैं, कुछ ऑस्ट्रिक होते हैं, कुछ कुछ तो ये वो हमारा देखिए ये भाषा के आधार पर है और वो समूह के आधार पे था जो प्रोटो एस्ट्रोलॉयड है, एस्ट्रोलॉयड है। तो ये दोनों ही है, द्रविडियन भी है और ऑस्ट्रिक भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ठीक है, कुडुक और मालतो किस भाषा वर्ग की भाषा है? ये सब अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस सब को आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जो कुडुक और मालतो भाषा है वो किस भाषा वर्ग में आते हैं? तो ये द्रविड़ में आते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा द्रविड़ ए। ठीक है, हट्टन महोदय ने झारखंड की जनजातियों को क्या कहा है? हट्टन महोदय ने झारखंड की जनजातियों को क्या कहा है? तो झारखंड की जनजातियों को उन्होंने आदिम जनजाति कहा है। झारखंड में प्रतिशतता की दृष्टि से किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय आबादी है? प्रतिशत के हिसाब से देखें, परसेंटेज के अगर हिसाब से देखें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करते हैं? कोई आइडिया आपको? हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है? रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। देखिए खूंटी का वैसे भी आप ऑप्शन से हटा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन ऐसे भी नहीं है।
और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको जनजाति पॉपुलेशन नहीं दिखे। गुमला में भी सेम यही केस है, सिमडेगा में भी है। तो रांची एक ऐसा आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जो झारखंड का हमारा कैपिटल भी है, कि परसेंटेज वाइज जो सबसे ज़्यादा स्केड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, वो जनजातीय लोग हैं, वो रांची में रहते हैं। ठीक है, अभी जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? परसेंटेज वाइज सबसे कम जनजाति कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? खूंटी, रांची, कोडरमा और गुमला। तो रांची तो हमारा आंसर नहीं होगा। खूंटी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि खूंटी में भी अच्छे खासे आपको स्केड्यूल ट्राइब के लोग देखने को मिलते हैं। गुमला में भी है। कोडरमा में ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, जो वहाँ का टोटल पॉपुलेशन है, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो स्केड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वो कम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों में विवाह की व्यवस्था क्या है? अभी हम लोग देखते थे कि भाई हम लोग अभी टोटल विवाह को देखें, 8 प्रकार का विवाह होता है। विवाह को किस नाम से बुलाया जाता है? बिना पीछे जाए हुए एक बार जरा मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि विवाह को क्या शब्द से हम यहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? झारखंड की अधिकांश जनजातियों में विवाह की व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो समगोत्री विवाह है, ये उतना नहीं चलता है। यहाँ पर बहिर्गोत्री विवाह ज़्यादा चलता है, अधिकांश चलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, वही गोत्री विवाह। ठीक है, झारखंड की किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा जनजाति है जहां पर गोत्र नहीं पाया जाता है? मुंडा में गोत्र होता है, हो में गोत्र होता है, असुर में भी गोत्र होता है। पहाड़िया जो एक ऐसा समुदाय है जहां पर गोत्र नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी जाहिर सी बात है कि जो जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा बोलचाल वाली भाषा यूज़ करते होंगे। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने अभी क्या देखा था हमारे अभी स्क्रीन में पहले में, कि जो सबसे ज़्यादा जो हमारा संथाल है, वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर, सब पॉपुलेशन वाइज कवर करके रखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला जो भाषा है ना, वो संथाली ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 का सी। अब हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को आदि सूचित किया जाता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर में जो राष्ट्रपति इसको डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा जनजाति को आदि जो जनजाति होता है उसका दर्जा दिया जाता है, उसके सूची में रखा जाता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? कोई आइडिया? देखिए, अगर आप आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई पहले 395 आर्टिकल से लेकर के अभी तक कितना आर्टिकल बढ़ चुका है, पार्ट्स कितने हैं, कितना बार, 100 से ज़्यादा बार उसको अमेंड किया जा चुका है। तो ये जो अनुच्छेद 342 है, उसके अंदर में ये जनजाति को हमारे प्रेसिडेंट आदि की सूची में रखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 342, आंसर है डी। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? कोई आइडिया? देखिए, आपको सभी में सभी कुछ आपको कॉमन सा मिलेगा, लेकिन इसका सीक्वेंस आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो हम लोग अभी देखे थे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको संथाल में देखने को मिलता है। संथाल के बाद आपको उरांव में देखने को मिलेगा, फिर मुंडा और फिर हो। तो ये सीक्वेंस चल रहा है। जनजाति की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है, ये इसी सीक्वेंस में चलेगा। सबसे ज़्यादा संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। संथाल जनजाति। अभी संथाल जनजाति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संथाल जनजाति के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट के वीडियो में देखते हैं। यहाँ से ही हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जितना हद तक हो सके प्रीलिम्स को अच्छे से कवर कीजिए। और हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में अभी झारखंड के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स को समय रहते में, देखिए अभी तक तो एग्जाम का डेट वैसा कोई पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन में तो आउट नहीं हुआ है। पेपर वगैरह में डाला गया था कि 17 मार्च को होना है, लेकिन डाउट है कि भाई उतना जल्दी तो होने से रहा है एग्जाम। तो लेकिन ठीक है, जब भी हो आप लोग अपना प्रिपरेशन को चालू रखिए, कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस,
प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस को भी कवर करते हुए चलिए, ठीक है? तो हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में ये संथाल जनजाति का इस वीडियो को हम लोग कवर कर लेंगे। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइमली अब इस वीडियो को बनाता रहूँ। थोड़ा-सा मुश्किल होता था समय निकालने के लिए, लेकिन अभी कोशिश रहेगी कि मैं इसको बनाऊँ, ठीक है? अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।